गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज ऑनलाइन एजुकेशन ज्योग्राफी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अब तक आप लोग पृथ्वी के बाहरी संरचना जैसे महाद्वीप, महासागर, घाटी, पर्वत, चट्टानों के प्रकार आदि के बारे में जाना है। आज हम आप लोगों को इस 8वीं कक्षा में अब आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दी जाएगी। तो बच्चों, यहाँ चित्र से आपको मालूम होता होगा कि पृथ्वी एक तरफ पृथ्वी बनी है जिसका बाहरी जो है संरचना दिखाई दे रही है। आपके दाहिने तरफ वही पृथ्वी का आंतरिक संरचना भी दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि बच्चों बताया कि आप लोग पहले वायु संरचना के अध्ययन किए थे। बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक तरफ बाएं तरफ आपको पृथ्वी की आकृति दिखाई गई है और वह उसकी वायु संरचना है और बगल में उसका जो है आंतरिक संरचना है। अब बच्चों, हम आप लोगों को इसके पहले एक प्रात्यक्षिक कृति बताया गया था, पुनः उससे हम जोड़ते हुए आपको हम आगे ले चलते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर उबाल आए हुए दूध का एक बर्तन रखा गया है। कुछ देर बाद दूध की मलाई की मोटी परत जमी हुई दिखाई देती है। इस मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पतीली में मलाई के परत पहले से ठंडी हुई और तुलना में दूध गर्म एवं द्रव अवस्था में ही रहा। बच्चों, पृथ्वी के ठंडे होने से कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हुई होगी। बच्चों, आपको हम बताना चाहते हैं कि वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सौर मंडल के साथ हुई है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया बच्चों एक कृति के, अब उस कृति के आधार पर आपको आगे स्पष्ट होगा कि पृथ्वी कैसी थी और उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो पृथ्वी गर्म एवं वायुगोले के रूप में थी। अपने अक्ष पर घूमते घूमते वह ठंडी हुई। ठंडी होने की यह प्रक्रिया सतह से केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का वायु रूप ठंडा एवं ठोस हो गया। बच्चों, जैसा कि आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आंतरिक भाग में ताप अधिक है। सतह से गर्भ की ओर बढ़ता जाता है। यह ताप जो है सतह से ऊपर की तरफ, गर्भ यानी बच्चों पृथ्वी का केंद्र, यानी वह केंद्र की तरफ वह बढ़ता जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम यह देखते हैं कि हमें किस तरह से पृथ्वी पहले क्या थी, उत्पत्ति क्या था। यह स्थिति में आप लोगों को इसके पहले भी समझाया गया है, इसलिए इसको आपको एक तरह से रिकॉल हो गया। अब हम आपको बच्चों बताते हैं कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर जाते समय होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः तापमान एवं घनत्व का समावेश है। इन दो कारकों से होने वाले परिवर्तनों के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण किया गया है। बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण कई भूगर्भ वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन आज स्वेस की जो परिकल्पना है उनके आधार पर हम आपको बताते हैं। तो बच्चों, अभी आप लोगों को इसमें दो शब्द मिला, तापमान और घनत्व। तो जरा आपको यह हम बताना चाहते हैं कि यह तापमान और घनत्व का जो कारक है, इन कारक पर क्या परिवर्तन और कैसे भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इसकी सरकल्पना की। यह देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तापमान और घनत्व का क्या संबंध होता है। बच्चों, हाँ बच्चों, तो अभी जैसे हमने आप लोगों को यह बताया कि पृथ्वी में होने वाले जो उसके
परिवर्तन में तापमान और घनत्व का समावेश है। तो बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि तापमान में सचमुच क्या संबंध है और क्यों इस तरह से उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ आपको स्क्रीन पर दो घन दिया गया है, एक घन में रुई की रखा गया है, दूसरे घन में लोहे का बॉल रखा गया है। बच्चों जो दोनों घन को हम यदि दोनों हाथ पर लेते हैं तो जिस घन में रुई रखा गया है उस पर हम देखते हैं कि दबाव कम है। दूसरा बच्चों जिस हाथ पर हम लोहे का बाल का क्यूब रखते हैं उस पर हम देखते हैं नीचे की तरफ दबाव अधिक है। बच्चों इसका स्पष्ट होता है कि जो वजन बढ़ने पर दबाव बढ़ता है, और वजन क्या होता है बच्चों, घनत्व होता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे वजन बढ़ता है। तो बच्चों पृथ्वी के निश्चित क्षेत्र में अर्थात एक निश्चित आयतन में स्थित भूमि पदार्थ का जो वजन होता है उस क्षेत्र का वह घनत्व होता है। आगे बच्चों हम आपको और स्पष्ट करना चाहते हैं, यह है दबाव, घनत्व और तापमान का आपसी संबंध। बच्चों घनत्व और दाब, डेंसिटी और प्रेशर सीधा संबंध है। घनत्व बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, फिर प्रेशर और तापमान पर अर्थात दबाव और तापमान पर भी सीधा संबंध। बच्चों जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा। आप दाहिने तरफ चित्र में आप देखते होंगे बच्चों एक एरो का निशान है, वह यह बता रहा है कि ऊपर से केंद्र की तरफ दाब बढ़ रहा है, और वैसे ही बच्चों पृथ्वी में भी ऊपर से नीचे तक हम जैसे जाते हैं वैसे तापमान में वृद्धि होती है। अर्थात वैज्ञानिकों ने देखा है कि पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व की वृद्धि होती है। घनत्व बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, और वह प्रेशर बढ़ता है बच्चों तो तापमान बढ़ता है। इससे बच्चों आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि कारकों में के कारण जो परिवर्तन होने से पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या परिवर्तन होता है। अब आगे बच्चों हम आप लोगों को चलते हैं, मेन टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम बच्चों यहाँ आते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों आपको जो बाएं तरफ एक सर्कल दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी गोल है, उसका कटा हुआ भाग आपको एक स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। उसमें बाहर क्रस्ट लिखा गया है। क्रस्ट का मतलब होता है बच्चों भूपटल। उसके नीचे यानी सबसे बाहरी परत क्रस्ट, फिर उसके नीचे मेंटल अर्थात उसके दूसरी परत हो गई मेंटल, और तीसरी परत बच्चों हुआ क्रोड, और उस क्रोड में भी दो भाग आउटर और इनर अर्थात बाह्य और आंतरिक। तो आगे हम बच्चों इस पर डिस्कस करेंगे। फिर अब बच्चों दाहिने तरफ हम देख रहे हैं उसी चीज को हम दाहिने तरफ दिखा रहे हैं बच्चों। वहां आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पृथ्वी का बाहरी परत भूपटल, अंदर मेंटल। इसके बाद हम जाते हैं तो क्रोड, क्रोड में बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। आगे इसका अध्ययन हम करेंगे। इसी चीज को बच्चों हम आपको एक तालिका से स्पष्ट करते हैं, वो शायद आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो आगे देखिए बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना में तीन भाग होता है, भूपटल, दूसरा बच्चों मेंटल, तीसरा क्रोड, जो कि भी आप लोग देखे भी आकृति में। भूपटल में दो भाग होता है बच्चों, महाद्वीपीय भूपटल और सागरीय भूपटल। फिर मेंटल में जाते हैं बच्चों, वहां भी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और ऐसे ही बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रोड में भी बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड दो भाग होते हैं। और दाहिने तरफ बच्चों एक छोटा सा आपको चित्र आपको दिखाई दे रही है, वह भी स्पष्ट कर रही है कि बाहर क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल। आपको इंग्लिश में वर्ड मोबाइल दिया गया है, अर्थात मेंटल का जो भाग होता है प्रवाही होता है बच्चों। जैसे प्रवाह यानी पानी को हम गिराते हैं फैलता है, वैसे उसमें वह जो पदार्थ होता है वहां उसमें प्रवाह होता है, यानी हम कह सकते हैं कि वह तरल रूप में होता है। और अंदर का भाग अर्थात सबसे जो केंद्र का भाग है वह कोर कहलाता है, जिसे हम क्रोड कहते हैं। आगे बच्चों हम अब आते हैं पृथ्वी के पहला जो भाग है भूपटल। बच्चों भूपटल में यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत ठोस है, जिसे हम भूपरत कहते हैं। इसकी मोटाई सर्वत्र एक जैसे नहीं होती है, अर्थात बच्चों जैसा कि हमने बताया कि सब जगह एक जैसे नहीं होती है, यह सबसे बाहरी परत है। अर्थात इसलिए इसका औसतन मोटाई 30 से 35 किलोमीटर माना जाता है। बच्चों आपको ये बताना चाहता हूं, और आपको मालूम भी है कि पृथ्वी के वायु भागों पर महाद्वीप होते हैं, पर्वत श्रेणियां होती हैं, सागर होते हैं, इसलिए वहां की औसतन मोटाई जो है आगे पीछे होती है, यानी कम और अधिक होती है। तो बच्चों महाद्वीप में इसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर होती है, पर्वत श्रेणी में इसकी मोटाई 40
से किलोमीटर से अधिक होती है और सागर के नीचे इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से भी कम होती है। बच्चों, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। आगे मेंटल में, बच्चों ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि मेंटल में तापमान बढ़ने की दर घटती है। अभी हमने बताया कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता है, लेकिन मेंटल में तापमान बढ़ने की दर घटती है और क्रोड में वही पुनः उनका जो दर है वह पुनः बढ़ने लगता है। इस तरह से बच्चों पृथ्वी के केंद्र में तापमान करीब 5500 से 6000 सेंटीग्रेड होता है। अब हम बच्चों आपको आगे ले चलते हैं कि इस भाग में दो पटल होता है, महाद्वीपीय पटल और महासागरीय पटल। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को एक जानकारी देते हैं कि ऐसा भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे हम पर 32 मीटर, मतलब प्रत्येक 32 मीटर पर लगभग पृथ्वी के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान का अंतर होता है और वह स्थिर नहीं रहता है, वह भी जैसे मैंने बताया कि बढ़ता और घटता रहता है दबाव के आधार पर। तो वह आप लोगों को एक जानकारी के रूप में हो गई। आगे हम बच्चों आपको बताते हैं महाद्वीपीय भूपटल। जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे हैं, इसको हम हिंदी में भी लिखा गया है महाद्वीपीय भूपटल। एरो से वह बता रहा है बच्चों कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है। तो भूपटल, यह भूपटल बच्चों मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से बने होते हैं, इसलिए इसका नाम सियाल है। जैसा कि बच्चों बताते हैं सिलिका का SI, एल्युमिनियम में AL, दोनों को हमने मिला दिया तो क्या हो गया सियाल, अर्थात यह सियाल नाम से जाना जाता है बच्चों। आगे यदि हम इस महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व देखें बच्चों तो 2.65 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। बच्चों महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है और इस परत में बच्चों ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं। जैसा कि आप लोग पहले चट्टानों के प्रकार में पढ़े हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं बच्चों कि ग्रेनाइट चट्टान का मतलब क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको रिकॉल करना ही पड़ेगा। तो बच्चों लावा जो पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा होता है, जिसको हम लावा कहते हैं, उसका दूसरा नाम मैग्मा भी है, वह तेजी से ठंडा होने के बाद जब जम जाता है बच्चों तो उसको हम क्या कहते हैं ग्रेनाइट। अब हम बच्चों आगे आपको दूसरे भूपटल पर चलते हैं। उसका दूसरा विभाग है महाद्वीपीय भूपटल। यहाँ बच्चों हम देखते हैं कि यह महाद्वीपीय भूपटल जो है वह इसकी दूसरी परत है। इस दूसरी परत का नाम है महाद्वीपीय भूपटल। बच्चों यह भूपटल सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। इसके पहले बच्चों ने क्या बताया सिलिका और एल्युमिनियम, लेकिन यहाँ क्या है सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। और यह जो है आगे आप लोगों को एरो से भी दिखाई दे रहा है कि महासागरीय जो भूपटल है, यह जो महासागरीय भूपटल है, यह एरो से दिखाई दे रहा है बच्चों। तो यह महासागरीय भूपटल जो है चूंकि सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम सीमा, सिलिका यानी SI, मैग्नीशियम आई मतलब MA, ये हो गया बच्चों सीमा। इसकी परत की मोटाई 7 से 10 किलोमीटर है। इस परत का घनत्व बच्चों 2.9 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, अर्थात महासागरीय भूपटल की का जो घनत्व है देखा जाए तो बच्चों महाद्वीपीय भूपटल से अधिक है। इस परत में बेसाल्ट और श्यामाश्म चट्टानें पाई जाती हैं। तो बच्चों यह चट्टान क्या होता है, जब यह मैग्मा ऊपरी सतह पर आने के बाद तेजी से ठंडा होती है तो यह बेसाल्ट अर्थात श्यामाश्म चट्टान के रूप में कहलाती है। बच्चों थोड़ा सा आपको यह बताना चाहें कि आपको थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए कि लिखा गया है घनत्व 2.9 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बच्चों आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो घनत्व लिया जाता है यह प्रति घन सेंटीमीटर, यानी किसी भी क्यूब का, जैसा अभी हमको क्यूब दिखाया था, लंबाई 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो, उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो, यानी वह घन सेंटीमीटर हो गया। तो उस घन सेंटीमीटर में जितना पृथ्वी का भाग अर्थात मिट्टी होगी उसका क्या वजन है, वही जो है यहाँ घनत्व के रूप में बताया गया है बच्चों, अर्थात उसका वजन 2.9 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा। यह आपको घनत्व की भी इकाई की और उसके घनत्व के विषय में भी थोड़ा सा स्पष्ट हो गया बच्चों। अब आगे हम चलते हैं बच्चों, हम अगले
भाग पर। अगला भाग है मेंटल, जिसको हम प्रावार भी कहते हैं बच्चों। तो यह मेंटल भाग बच्चों भूपटल के नीचे का भाग होता है। मेंटल का ऊपरी और निचला मेंटल, ये दो विभाग इसमें होते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बाएं तरफ आपको दिखाई दे रहा है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, जैसा कि अभी हम आपको बताए भी। तो बच्चों ऊपरी मेंटल अधिक प्रवाही होता है। आपको इसके पहले भी मैं चर्चा किया था बच्चों की मोबाइल लिखा गया है इंग्लिश में, अर्थात अधिक प्रवाही होता है। प्रवाही का मतलब बच्चों होता है, मैंने बताया ना, लिक्विड रूप में होता है, गिरने के बाद फैलता है, अर्थात वो प्रवाही होता है। और इस भाग में बच्चों लावा के कक्ष होते हैं। लावा जैसे कि आप लोग बच्चों पढ़ चुके हैं, जो विस्फोट होने के बाद जो ज्वालामुखी निकलती है, उससे जो तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, उसको हम लावा कहते हैं। तो ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यह लावा पृथ्वी के सतह पर आता है और मेंटल के बाहर का जो भाग होता है काफी दुर्बल होता है, इसलिए इसको हम दुर्बलता मंडल भी बच्चों कहते हैं। भूकंप के केंद्र इसी भाग में पाया जाता है और पृथ्वी की सतह से करीब यह 42 किलोमीटर गहराई के बाद यह परत मेंटल का शुरुआत होता है बच्चों। यह हम वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि इसकी मोटाई 2870 किलोमीटर से लेकर के औसतन 405, इसका औसत घनत्व लगभग 405 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और मोटाई बच्चों 2870 किलोमीटर है। और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दबाव बढ़ जाने के कारण जो है इसके मेंटल का घनत्व जो है 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। आगे हम देखते हैं बच्चों की जो निचले मेंटल का घनत्व 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और उसी के ऊपर का घनत्व जो है 4.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, यानी जो ऊपरी परत है उसका घनत्व कम है, उसके नीचे जो निचला मेंटल है उसका घनता जो है अधिक है। अब हम बच्चों आगे हम चलते हैं क्रोड पर। यह आपको थोड़ा बताना चाहते हैं बच्चों, इसके पहले थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए ज्वालामुखी का भी लावा की जो बात हो रही थी। तो यह जो चित्र है ज्वालामुखी का है, किस तरह से देखिए बच्चों बाहर लावा निकलता है, यह जिसको हम मैग्मा कहते हैं, कैसे ठंडा होकर के चट्टान बनती है। यह जो है थोड़ा सा आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों बाहरी क्रोड पर। यह क्रोड अर्थात यह जिसे हम गर्भ कहते हैं बच्चों, गर्भ यानी पृथ्वी का केंद्र। तो यह पृथ्वी का केंद्र का भाग है, इसलिए इसको हम केंद्रीय भाग भी कहते हैं। तो बच्चों पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर की गहराई से क्रोड का भाग आरंभ होता है। मेंटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का यह भाग क्रोड कहलाता है। जैसा कि मैंने बच्चों बताया था कि मेंटल के बाद केंद्र तक का भाग क्रोड में आता है और इसकी मोटाई 3470 किलोमीटर है। इस परत का विभाजन दो भागों में किया गया बच्चों, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, जैसा कि आप लोगों को चित्र में बाएं तरफ दिखाई भी दे रहा है बच्चों, आउटर क्रोड और इनर क्रोड। चित्र में बच्चों इंग्लिश में लिखा गया है लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है द्रव, अर्थात हम इससे हमको स्पष्ट होता है कि जो इसका बाहरी क्रोड है वह द्रव रूपी अर्थात वह लिक्विड के रूप में है और अंदर लिखा गया है सॉलिड, अर्थात इससे स्पष्ट होता है बच्चों की इनर कोर जो है सॉलिड है। यह चित्र से भी स्पष्ट होता है, ऐसा जो है भूगर्भ वैज्ञानिकों के अध्ययन से भी जो अनुमान निकाला गया है वो मालूम हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों, तो आपको आगे की जानकारी देते हैं कि बाहरी क्रोड क्या होता है। यह है बच्चों बाहरी क्रोड, अर्थात मेंटल के ठीक नीचे का भाग है, इसे हम बाहरी क्रोड कहते हैं। क्रोड का परत का यह भाग द्रव या अर्धद्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया। अब थोड़ा सा द्रव और अर्धद्रव बच्चों आप लोगों को कंफ्यूज करता होगा कि आधा द्रव क्या होता है। तो बच्चों आधा द्रव का मतलब यहाँ होता है द्रव यानी जैसे हम शरबत ले लेते हैं बच्चों, तो वह द्रव रूप हो गया, और उसी का शिरा रूप हो गया तो क्या हो गया अर्धद्रव, अर्थात वह बहुत गाढ़ा भी होता है और पतला, इसको द्रव और अर्धद्रव की अवस्था इसको कहते हैं बच्चों। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। बच्चों आगे हम चलते हैं। बाहरी द्रव का घनत्व 9.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। द्रव रूपी बाहरी क्रोड का तापमान करीब 5000 सेंटीग्रेड होता है। बाहरी क्रोड तरल पदार्थ से बना भाग है, इसमें लौह की मात्रा अधिक होती है। बच्चों इसको ध्यान से समझना है कि यहाँ हम देखते हैं कि लौह की मात्रा इस क्रोड में
सबसे अधिक होती है। आगे इसकी यह आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि हम पढ़ाएंगे और बताएंगे कि लौह मुख्य मात्रा का क्या वहाँ इससे क्या परिवर्तन पृथ्वी में है। बाहरी क्रोड में ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है। यह भाग एक की ये विशेषता है बच्चों। ऊर्ध्वगामी का मतलब प्रवाह ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि आगे हम बताएंगे बच्चों पृथ्वी जैसे अपने अक्ष की तरफ घूमती है, घूमने से जो है उसमें हलचल होता है। तो यह सब जानकारी है, जिससे वो क्योंकि लिक्विड है और कुछ जो फोर्स लगते हैं, उसके केंद्रीय बल लगते हैं, उससे उसके जो बाहर की तरफ उसका प्रवाह होता है तो वह ऊपर उठता है। यह जानकारी है। इसलिए इस क्रोड में ऊर्ध्वगामी प्रवाह की परत होती है बच्चों। इस परत में पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण भंवर बनने से चुंबक का निर्माण होता है। जैसे कि अभी बच्चों मैंने बताया कि पृथ्वी का परिभ्रमण होता है जिससे भंवर, भंवर का मतलब जैसे आप लोगों को बच्चों बताया गया था, हवा में एक गोला जैसे बनता है, या बाल्टी के पानी में ले लो और हम उसको हाथ से हिलाते हैं तो देखते हो बीच में पानी गड्ढे जैसे हो जाता है, यानी भंवर का निर्माण। ये तो हम आप लोगों को देखते हैं, बाल्टी में भरे हुए पानी को जब हिलाते हैं हम लोग तो बीच में देखे होंगे, नहीं है तो घर पर बाद में देख लेना। तो वह जो भंवर बनता है इसे भंवर कहते हैं। तो इससे बच्चों चुंबक क्षेत्र का निर्माण होता है। लेकिन यह भंवर से चुंबक क्षेत्र से क्या मतलब बच्चों, अब हमको देखना है कि ये भंवर और चुंबक क्षेत्र क्या मतलब है। तो इसकी जानकारी हम आगे आप लोगों को स्पष्ट करना चाहते हैं बच्चों कि यह जो है बारीक क्रोड का चुंबक की गुणधर्म की स्पष्टता है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि इस बाहरी क्रोड में बच्चों लौह पाया जाता है, यानी लौह मतलब लोहा। तो यह जो लोहा होता है बच्चों, यह चुंबकीय पदार्थ है। इस चुंबकीय पदार्थ के कारण जो जब पृथ्वी में परिभ्रमण होता है तो भंवर उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें भी गति होती है और वह राउंड में गति होती है। तो आप अभी आपको स्पष्ट होगा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों किस तरह से यह चुंबकीय गुणधर्म उत्पन्न होता है। अब आप देखिए बच्चों, यह पृथ्वी का भाग है। आगे हम दिखा रहे हैं किस तरह से, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, तो आपको इस वीडियो में आपको स्पष्ट होगा बच्चों। देखिए, यह पृथ्वी है बच्चों। यह पृथ्वी किस तरह से घूम रही थी, और जो आपको डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है बच्चों, यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यह जो उसमें घूमने से एक चुंबकीय गुण, इसी को हम अभी बता रहे थे बच्चों कि एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसमें क्योंकि यह जो आणविक प्रवाह के कारण जो है उसके अंदर जो लोहा होता है उसके आणविक प्रवाह के कारण बच्चों यह चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बच्चों जो वहां से चुंबक का भी प्रभाव बाहरी पृथ्वी के बाहर तक आता है। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि पृथ्वी के बाहर भी उसका क्षेत्र थोड़ा सा कलर चेंज हो गया बच्चों, अर्थात उसका बाहर भी प्रभाव है, अर्थात ऊपरी भाग पर भी उसका प्रभाव है। तो बच्चों, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसे हम भूजनित्र भी कहते हैं। तो बच्चों, अब यह जो चुंबकीय क्षेत्र से हमें फायदा भी है बच्चों। तो पृथ्वी का जो वातावरण है वह सौर पवनों से इसकी रक्षा करता है। जो पृथ्वी के ऊपर यह आवरण बनता है, यह हमें सौर पवन से हमारी रक्षा करता है। अब बच्चों आपको समझ में आया कि सौर पवन क्या होता है। सौर मतलब सूरज, पवन मतलब हवा। तो सौर पवन क्या होता है बच्चों, तो मतलब सूर्य के वातावरण में जो उच्च भाग है उससे बाहर की ओर आने वाले जो आवेशित प्रवाह होते हैं बच्चों, उसे हम सौर पवन कहते हैं। आवेशित प्रवाह का मतलब आगे आप लोग बच्चों जाएंगे तो तरह तरह के वातावरण में जो है तत्व पाए जाते हैं जिससे आवेश बनता है, वो आगे आपको जानकारी होगी। लेकिन आप इतना जान जाइए कि सूर्य के वातावरण के उच्च भाग में जो बाहरी आने पर जो आवेशित प्रवाह होता है उसे हम सौर पवन कहते हैं। इससे हमें रक्षा होता है। यह जो है चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकावरण कहते हैं, और यह पृथ्वी का एक अलग आवरण कहलाता है। आगे बच्चों चलते हैं, आपको दिखाते हैं आंतरिक क्रोड क्या होता है। आंतरिक क्रोड पृथ्वी के सतह के करीब 5150 किलोमीटर से बच्चों 6371 किलोमीटर की गहराई अर्थात केंद्र तक पाई जाती है। अर्थात जैसा मैंने बताया बच्चों कि यह केंद्र तक पाया जाता है। यह भाग पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है। क्योंकि यह केंद्र तक पाया जाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, केंद्र का भाग, अर्थात इसको हम केंद्रीय भाग भी कहते हैं। और यह ठोस होता है। इसके पहले बच्चों थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको जब क्रोड का हम स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, उसमें बगल में आकृति दिखा रहे थे, तो उसमें स्पष्ट दिखा रहा था कि बाहर में लिक्विड है अर्थात जो है उसका द्रव रूप में है और द्रव रूप में है, और अंदर ठोस अर्थात सॉलिड लिखा गया था। तो वही बच्चों यह जो केंद्रीय भाग है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। घनत्व करीब
13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अर्थात बच्चों आप लोग पीछे से पढ़ते आए हैं, देखते जाइए कैसे घनत्व बढ़ता जा रहा है। तापमान बढ़ रहा है तो साथ साथ में देख रहे बच्चों घनत्व भी बढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं घनत्व बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है। जैसा कि आप ऊपर से नीचे की परत में हम देखते जाते हैं, जैसे हम गहराई पर जा रहे हैं वैसे वैसे उसका घनत्व जो है बढ़ रहा है और साथ ही बच्चों उसका तापमान भी बढ़ रहा है। इस परत में बच्चों लौह और कुछ निकिल धातु पाया जाता है। लौह मतलब लोहा, जिसको हम संकेत में Fe फ्रीडम से लौह, आप लोगों को विज्ञान में बताया गया है 7वीं में। और निकिल Ni, अर्थात दोनों को हम मिला देते हैं तो निफे, अर्थात इसे हम निफे भी कहते हैं। इसके पहले हम लौह और एल्युमिनियम, लौह और मैग्नीशियम, और यहाँ क्या पढ़ते हैं लौह और निकल। इस भाग में बच्चों पदार्थ के अत्यंत उच्च दाब के कारण, उच्च दाब यानी सबसे अंदर का केंद्र का भाग है, इसलिए जो है यह काफी नीचे भाग, जैसे बच्चों हम देखते हैं एक के ऊपर हम 4 बुक कर दें, तो हमको कोई कहे ऊपर की बुक उठाओ, हम आसानी से उठा लेते हैं। नीचे की बुक कोई बोलता है उठाओ, तो बच्चों क्या होता है हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अर्थात क्या होता है बच्चों, नीचे की बुक पर दबाव अधिक होता है, ऊपर की बुक पर दबाव कम है। तो वैसे ही बच्चों यहाँ यह क्योंकि केंद्र का भाग है, तो केंद्र के भाग होने के कारण बच्चों यह जो इसका दबाव है वह सबसे अधिक होता है। इसलिए जो आंतरिक रोड बच्चों है यह ठोस अवस्था में होता है। अर्थात आगे विज्ञान की भाषा में भी समझ लो बच्चों, जैसे कोई चीज ले लो, यदि कोई रुई ही ले लो बच्चों, एकदम दूर फैली हुई चीज है, यदि उसको हम हाथ से दबा देते हैं बच्चों तब क्या होता है वह एकदम दब जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। अर्थात हम देखते हैं दबाव बढ़ने पर हम जैसे उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, ठोस अवस्था में हो जाता है। और साथ ही साथ बच्चों इसके आंतरिक कोट का तापमान समांतर सूर्य के पृष्ठीय तापमान जितना होता है। सोचिए बच्चों ऊपर जो पृथ्वी कितनी ठंडी है, अभी हमने बताया, जिस पर हम लोग अभी रह रहे हैं, देखो यहाँ पृथ्वी का तापमान कैसा है, और वही बच्चों आंतरिक कोट का तापमान देखिए सूर्य के पृष्ठीय तापमान जितना है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान बच्चों लगभग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बच्चों। तो 10,000 का मतलब आप सोच लीजिए 10 मिलियन, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जैसे से हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इसका तापमान कितना अधिक हो गया। इस तरह से बच्चों यह हमारा जो लगभग सभी जानकारियां आपको हम दे दिए हैं बच्चों। अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी का भाग में मेंटल भाग, इसके बाद हमने आपको रोड का भी बताया, ऊपरी जो भाग है वह भूपटल बताया। तो इस तरह से लगभग सभी जानकारियां हम आपको दे दी हैं बच्चों। तो थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है, सोचने के बाद थोड़ा हम इसको आप लोगों को एक बार आगे हम चलेंगे तो थोड़ा सा हमको याद दिलाएंगे, आपको याद करना है, याद करके पुनः फिर उसी चीज को जरा अपने माइंड में देखना है कि सचमुच हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों आगे हम आपको चलते हैं, आपको दिखाते हैं, थोड़ा याद करो तथा स्वाध्याय। आगे बच्चों हम अब पहले हमारा है थोड़ा याद करो, उसमें हम आगे चलते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं यह चित्र, अर्थात वही चित्र है बच्चों जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमने अब पढ़ा, अब उसको थोड़ा याद करना है बच्चों, क्योंकि यदि आप पढ़ाई हुई चीज को रिकॉल नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अब बच्चों इस पाठ का हम रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, यह एक तरह से पुनरावर्तन भी हो जाता है। तो बच्चों हम देखते हैं, आपको पहला चित्र दिखाई दे रहा है बाएं से बच्चों, भूपटल, जिसको हम भूपटल भी कहते हैं, इंग्लिश में हम क्रस्ट भी कहते हैं। ऊपर हम देख रहे हैं बच्चों कि चित्र में स्पष्ट मालूम हो रहा है कि यह जो भूपटल है वह ऊपर का भाग है। जैसा कि आप लोगों को ऊपर की तरफ दिख रहा है बच्चों कि मकान बना दिखाई दे रहा है, इमारत, ऊंची इमारत दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ऊपर का जो भाग होता है वह पृथ्वी के वायु भाग वह भूपटल होता है। दूसरा है बच्चों मेंटल। मेंटल पर हम जाते हैं बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं कि यह क्रस्ट के नीचे का भाग है। दोनों चित्र आपको है बच्चों, क्रस्ट भी और लिखा गया है यानी भूपटल, उसके नीचे का भाग है। क्रस्ट में हम देखते हैं बच्चों क्या है, SI AL SI, यहाँ क्या देखते हैं MA। अर्थात आगे हम बच्चों बढ़ते हैं तो हमको तीसरा जो चित्र है वह हमको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, क्रोड यानी केंद्रीय भाग, जिसको हम केंद्रीय भाग भी कहते हैं, क्योंकि यह केंद्र में होता है इसलिए केंद्रीय भाग कहते हैं, आपको बताया गया था।
SIAL सियाल, SIMA सीमा, NIFE निफे, अर्थात जो सबसे केंद्रीय भाग है जिसको अभी भी चर्चा हुई बच्चों, उसमें हम निकिल और लोहा होता है। इसके दूसरे हमने बताया था कोर में कि उसके जो वाय भाग होता है उसमें लोहा होता है। चुंबकीय क्षेत्र की मैंने बात बताया कि उसमें जो परिभ्रमण होता है, जिसे आणविक गति होती है, उसके कारण जो है वहाँ चुंबक पैदा होता है। उस चुंबक के कारण जो है बाहर जो एक वातावरण बनता है, चुंबकीय वातावरण बनता है, जो हमारे सौर ऊर्जा से हमको, सौर हवा से हमको रक्षा मिलती है, यानी वह एक आवरण के रूप में काम करता है। और दूसरा बच्चों है NIFA निफे, जिसमें आंतरिक भाग जो काफी कठोर होता है। तो यह बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को तीनों पटल का, जो पृथ्वी का जो तीनों पटल है, भूपटल, मेंटल और केंद्रीय भाग अर्थात कोर, इसका थोड़ा सा रिकॉल हो गया। आगे हम बच्चों बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह आकृति जब देखिए जरा, आकृति में आपको और स्पष्ट दिखाई देता। अब उन तीनों को बच्चों हमने एक में मिला दिया ताकि आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस आकृति में, जो हमारी बाएं तरफ की आकृति देखिए, उन तीनों को हमने एक में मिला दिया तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है। ऊपर जो है भूपटल है, लिखा भी गया है करीब 30 किलोमीटर। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं कि मेंटल का भाग है, ठीक है। ऊपरी मेंटल आपको बगल में देखा बच्चों दिया गया है, ऊपरी मेंटल। उसके बाद नीचे दिया गया है निचला मेंटल, अर्थात मेंटल में दो भाग मैंने बताया था, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। लगभग इसकी मोटाई बच्चों कितना है, 2870 किलोमीटर। ये भी आप लोगों को पीछे बताया गया था, थोड़ा सा आपके दिमाग में उसको दोहरा लीजिए बच्चों। फिर हम उसके नीचे हम देखते हैं बच्चों, तो मेंटल के बाद क्या है, क्रोड। क्रोड यानी उसका देखिए बच्चों, बाहरी क्रोड लिखा भी गया है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो द्रव, यानी बाहरी क्रोड क्या होता है, द्रव रूप में होता है। आंतरिक क्रोड, उसके नीचे का भाग थोड़ा सा कलर में बच्चों देखेंगे तो थोड़ा सा डार्क और हल्का कलर है, अर्थात वह क्या है, आंतरिक क्रोड, जो ठोस रूप में बच्चों होता है, अर्थात बॉल के रूप में वह एक तरह से गोलाकार होता है, ठोस होता है। तो और यह देखा जाए तो बच्चों इसकी लंबाई होती है, इसकी सारी जो गहराई है वह होती है 3471 किलोमीटर। तो इस तरह से बच्चों आपको भूपटल की पूरी जानकारी हो गई। और आप थोड़ा सा दाहिने तरफ बच्चों चलते हैं, तो दाहिने तरफ चलते हैं बच्चों, तो हमें क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों की अभी वही चीज जो हमने आपको इसके पहले बताया, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ऊपर जो है घनता की बात के आधार पर ही जो हमारे भूगोल वैज्ञानिकों का जो अध्ययन है बच्चों, तो उसको थोड़ा स्पष्ट यहाँ किया गया है। इसे हमें हमेशा याद भी रखना है, क्योंकि परीक्षा वगैरह में भी जरूरी है, या तो सब कुछ रखना है क्योंकि इसको अगली कक्षाओं में भी जरूरत आएगी। तो बच्चों कम घनता से अधिक घनता, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं बच्चों, वह जो एरो बता रहा है, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह से, भूपटल से हम धीरे धीरे उसके केंद्र की तरफ अर्थात केंद्रीय भाग की तरफ जाते हैं, तो बच्चों वह घनता बढ़ता जाता है और कम घनता से अधिक घनता की तरफ। और थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को ध्यान देंगे तो जैसे सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन यानी एक तरह से बालू समझ लीजिए बच्चों, बालू को हम सिलिका कहते हैं। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हल्का होता है, उससे भारी क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम होता है। और उससे भी भारी क्या होता है बच्चों, लोहा होता है। तो हम देखते हैं जो पदार्थ का है वह वजन बढ़ता था तो उसका घनता भी बढ़ रहा है। तो जैसे बच्चों हम देखते हैं पानी में कोई चीज हम लेते हैं, पानी ले लो, उसमें 3 तरह की चीज डाल दो, एक हल्का, एक भारी, एक वजनी। तो कोई भी भारी है तो तुरंत पेंदी पर चला जाता है, अर्थात वह केंद्र की तरफ चला जाता है। यदि हम थोड़ा सा ठोस बाल ले लेते हैं तो वह बीच में तैरता रहता है, और उससे हल्का दी खोखला बाल प्लास्टिक का ले लेते हैं बच्चों तो ऊपर तैरता रहता है। ठीक वही बातें बच्चों, यहाँ वही सिद्धांत है कि ठोस चीज आ गया केंद्र की तरफ, उससे जो हल्का जो है ऊपर, उससे जो हल्का है वो सबसे ऊपर। तो ये बच्चों आपको जानकारी है। और पाया जाता है बच्चों पृथ्वी में जो बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रचुर मात्रा में है उसकी यहाँ तुलना की गई। आप कुछ तो आपके दिमाग में आएगा सर कि सिलिकॉन, एल्युमिनियम, विज्ञान में हम पढ़ाते हैं कि पृथ्वी से के अंदर सभी तत्व पाए जाते हैं, उससे हम उसको शुद्ध करते हैं। तो ये भी बातें आपके दिमाग में आएगी कि सर आप तो यहाँ दो ही चीज का नाम ले रहे हैं, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, निकिल और फेरस, यानी इन चारों चीजों को बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं बच्चों, ये जो प्रचुर मात्रा में जो चीज पाई जाती है उसकी बात चल रही है कि उनके जो भागों में किस तत्वों की प्रचुरता है उसके आधार पर है। तो आगे हम चलते बच्चों, तो एक अब हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा एक कृति बता रहे हैं आप लोगों को
थोड़ा सा या बच्चों होमवर्क पर हम आते हैं। अब यहाँ से हमारा होमवर्क शुरू होता है बच्चों, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में एक उपक्रम है बच्चों, जिसको थोड़ा सा आप लोगों के तो देखने पर भी मिलता होगा कि हम क्या करते हैं, पृथ्वी का एक मॉडल बनाना है। उसमें हम मिट्टी लेते हैं और मिट्टी जो है अलग रंग से होती है बच्चों। इस मिट्टी को हम क्या करते हैं बच्चों की, पहले हम एक मिट्टी का गोला बना लेते हैं। गोला बनाने का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हमने आपको बताया कि अंदर का जो भाग होता है वह क्या होता है, गोलाकार होता है। अर्थात हम क्या किए, उसको गोला बना लिए। हमने लाल, पीला और नीला तीनों मिट्टी है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। तो लाल का हमने क्या किया, गोला बना लिया। और पीले मिट्टी को क्या किया हमने बच्चों, गोला बना लिया, अर्थात क्या हो गया, वह करोड़ का भाग हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर का क्या करते हैं, हम एक पीला मिट्टी लेते हैं और वह पीला मिट्टी बच्चों हम उसका जैसे बेलन से हम रोटी बनाते हैं वैसा हम कर लेते हैं। तो थोड़ा सा फैल जाएगा। फैलने के बाद उस गोले जो बाल हम बनाए हैं उसके ऊपर हम चारों तरफ से लगा देते हैं। जैसे उस जो फैले हुए भाग को हम ऊपर से उसी एक गोले को हम चारों तरफ से ढक देते हैं। हमारा एक तीसरा आवरण बन गया बच्चों। इसके बाद हम पीला भाग को लेते हैं। अब पीला भाग को हमने आवरण बनाने के बाद बच्चों अब हम क्या करते हैं, अगला जो होता है वह हमारा जो तीसरा कलर है, अब हम उस कलर को लेते हैं। तो एरो बना है बच्चों, हम बाएं तरफ से जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं धीरे धीरे, फिर नीचे से होते होते हम दाहिने से ऊपर बढ़ते हैं। एरो बता रहा है और उससे हम जो चीज बता रहे हैं बच्चों आपको स्पष्ट भी होता होगा। तो एरो को जहाँ ध्यान में रखेंगे, करके देखो में एरो को ध्यान में रखेंगे, आपके समझ में आएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम जो तीसरा है कलर का लेते हैं, उसको भी हम रोटी के जैसे बेल लेते हैं, यानी इसको थोड़ा चिपटा कर लेते हैं। फिर उसके ऊपर एक तीसरा कवर लगा देते हैं। कवर लगाने के बाद बच्चों हम थोड़ा सा वह गोला जैसे बन जाएगा, जैसा कि आप लोगों को दाहिने तरफ ऊपर से चौथा स्लाइड में दिखाई दे रहा है बच्चों, छोटा सा गोला जैसे बन गया वह हरे रंग का। तो वह जो ग्रीन रंग का जो गोला है या जो भी है कलर उसका आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो वह गोला बन गया। उस पर हम क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों, हम गम को लेकर के उसमें कलर डाल करके उसको हम डिजाइन का मतलब यहाँ ऐसी डिजाइन नहीं बच्चों, मतलब पृथ्वी के ऊपर का जो देश है उसको हम शो करते हैं, जैसे ग्लोब में दिखाई देता है, हम शो कर दिए बच्चों। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम चाकू से लेकर के बच्चों पृथ्वी के को हम भाग कर दिए। जैसे कि हम पहली स्लाइड में आप देखे थे, एक तरह से पृथ्वी था, बगल में बच्चों उसका जो आंतरिक भाग था, वैसे हम देख लिए। तो इसको जब दो भागों में किया, अब बच्चों ऊपर के भाग को देखो, सबसे ऊपर का जो दाहिने तरफ का सबसे ऊपर का भाग है, अर्थात वह स्पष्ट कर रहा बच्चों की पृथ्वी का वह भाग तीनों परत। यानी इस तरह से बच्चों यह कृति हम घर में कर सकते हैं। यह हमारी जो है प्रात्यक्षिक कृति भी हो गई बच्चों, और एक तरह से यह उपक्रम हो गया। आगे हम बच्चों चलते हैं। तो आपको यह प्रश्न है बच्चों, अब हम प्रश्न उससे संबंधित प्रश्न को दिखाते हैं बच्चों। यह प्रश्न में आपको प्रश्न को देख लीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भागों में पदार्थों का घनत्व समान नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड कठोर चट्टानों से बना है। बाहरी क्रोड में तृतीय गौर तरंगे नहीं गुजरती है। सारी जरा इसमें नहीं दो बार आ गया है, तो नहीं गुजरती है। महाद्वीपीय भूपटल सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। तो ये जो हमारे जो 7 प्रश्न है बच्चों, लावा के सबसे निचले मेंटल में पाए जाते हैं। भूपटल, मेंटल और क्रोड के बीच असातत्व है। इन बातों को जरा आपने फिर से रिकॉल करिए दिमाग में कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। सोच लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं आपका उत्तर कहाँ तक सही होता है, या सोच लीजिए आप लोग। तो ठीक है बच्चों, आगे देखिए कि आप लोगों का जो दिमाग में सोचे हैं वह उत्तर कहाँ तक किसका सही होता है। यह बच्चों है उसका उत्तर। पृथ्वी के आंतरिक भागों में पदार्थ का घनत्व समान नहीं होता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि वह जैसे से अंदर हम जाते हैं घनत्व बदलता जाता है, अर्थात वह सही हुआ। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड कठोर चट्टानों से बना है, जैसे कि अभी हमने बताया कि नहीं, वह नीफे से बना हुआ है, NI और FE। आगे हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बाहरी क्रोड में गौर तरंगे नहीं गुजरती है। नहीं वह जो है थोड़ा सा 2 बार हो गया है, तो नहीं गुजरती है बच्चों। तो यह भी सही उत्तर है, क्योंकि बाहरी क्रोड जो है वह तरल पदार्थ का बना होता है। वहां आने के बाद तरंगे आती हैं जो वह वहां धीमी हो जाती हैं, अर्थात उससे गुजर नहीं सकती हैं। आगे भूद्वीपीय पटल सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। अभी हम लोग इसके पहले क्या देखे थे
एल्युमिनियम से बना है, सिलिका और एल्युमिनियम सियाल जिसको बोलते हैं बच्चों। आगे हम देखते हैं तो बच्चों भूपृष्ठ के क्रोट की ओर जाते समय तापमान हमेशा कम होता है। जैसा कि बच्चों हमने बताया जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं बच्चों वैसे तापमान बढ़ता है, यहाँ लिखा गया है कम होता है, अर्थात ये भी बच्चों क्या हुआ, गलत हो गया। आगे हम चलते हैं बच्चों लावा के कक्ष में निचले मेंटल में पाए जाने वाले निचले मेंटल में पाए जाते हैं, यह सही हुआ। और भूपटल मेंटल क्रोड के बीच तत्व है, ये भी सही है। इस तरह से बच्चों आगे का प्रश्न है एक वाक्य, इसको आप लोग देख लीजिए, ये घर काम में होता है बच्चों। और ऐसे ही यह जो है संक्षेप में प्रश्न है, यह इस तरह से बच्चों हमारा यह जो चैप्टर है बच्चों, यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। और इसमें थोड़ा सा विचार करो, एक प्रश्न दिया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, तो इसके विषय में बच्चों अभी हमने आंतरिक संरचना तो पढ़ाया ही, तो उस पर भी जरा आप लोग जो कॉमन रूप से एक तरह से सारांश के रूप में लिखेंगे बच्चों। तो इस तरह से हम बच्चों यह हमारा समाप्त होता है चैप्टर। तो बच्चों हम हेलो हेलो सर।